हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, तारीख है आज की 3 मार्च 2023 और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, द नंबर ऑफ जन औषधि स्टोर्स विल इंक्रीज टू व्हाट नंबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, मतलब जब ये साल खत्म होगा दिसंबर तक, जन औषधि केंद्र कितने बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहले से तो है ही हमारे पास, हमें पता है, आप लोग जाते होंगे दवाई वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि जो दवाई मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर मिलती है वही जन औषधि केंद्र में कम से कम 50% से लेकर 90% तक इसके ऊपर डिस्काउंट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है उन लोगों को जो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो इसके लिए जन औषधि जो है वो केंद्र बनाने शुरू किए। ठीक है जी, और अभी कितने बढ़ जाएंगे ये बेटा, 10,000 और जन औषधि केंद्र जो है हम बढ़ाने वाले हैं इस साल के एंड तक। ठीक है जी, तो देखिए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। प्रधानमंत्री किस स्कीम के अंडर आता है ये, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, यानी कि जितने भी हमारे लोग हैं, जो भी जन है, हमारी जनता है, उसको हम लोगों ने क्या प्रोवाइड करवाना है, दवाइयाँ प्रोवाइड करानी है, वो भी बहुत ही सस्ते रेट के ऊपर। ठीक है जी, तो इसलिए ये भारतीय जन औषधि परियोजना चली थी। इस परियोजना को शुरू किया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने, और जैसे दवाइयों वाला डिपार्टमेंट होता है ना, उसको फार्मास्यूटिकल कहते हैं। 2008 में इन्होंने शुरू किया था, लेकिन 2008 में इन्होंने शुरू तो किया था बेटा, लेकिन इसको एक्चुअल रूपरेखा तो 2015-16 में ही मिली है। 2015-16 में इतने अच्छे तरीके से ये रिवाइव हुआ है, पहले होते तो थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। तो 15-16 के अंदर इसको एक बूस्ट मिला, और वो बूस्ट अभी तक मिल रहा है कि हम लोग दवाइयाँ जो हैं वो और ज़्यादा जो हैं उसको देने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल की बात करें तो प्रोडक्ट बास्केट में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, 1759 तो इनके पास दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं। ठीक है जी, और 280 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं, यानी कि जिनसे हम सर्जरी करते हैं ना, ऐसे औजार वगैरह छोटे छोटे जो हैं, वो 280 सर्जिकल यूनिट्स जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जी 50 से 90% जो है वो ब्रांडेड वेरिएंट्स के ऊपर प्राइस दिए जाते हैं, और जेनेरिक ड्रग्स यहाँ पे बड़े ही सस्ते दाम में मिल जाते हैं। ठीक है जी, बस जेनेरिक ड्रग्स का प्रॉब्लम क्या है ना कि इनमें थोड़ी सी सॉल्ट की मात्रा कम होती है, तो जिन लोगों को बीमारी काफ़ी अच्छे लेवल पे है, जैसे मान लीजिए माइग्रेन पेन है, तो वो माइग्रेन पेन जो है ना वो जेनेरिक ड्रग लेने से नहीं जाएगा, तो उसके लिए तो आपको अच्छा हाई लेवल सॉल्ट जो है वो वही लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है हमने पहला सवाल हल किया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द स्कूल बोर्ड्स। देखिए, जैसे आप लोग स्कूल में जाते थे तो स्कूल में बोर्ड होता था ना, कोई बेटा सीबीएसई से पढ़ा है, कोई आईसीएसई से पढ़ा है, ठीक है, कोई सरकारी स्कूल से पढ़ा है। ठीक है, अलग अलग स्टेट के अंदर जैसे पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, उसी तरीके से अलग अलग तरीके के बोर्ड्स होते हैं। तो जी अभी ये क्या करने जा रहे हैं, हमारे इंडिया का सबसे पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर जो है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा। अभी जो ये इंडिया का पहला असेसमेंट रेगुलेटर है ना, ये क्या करता है, ये बच्चों के रिकॉर्ड्स को असेस करता है कि बच्चे का कैसा परफॉर्मेंस रहा है और किस तरीके से बच्चे को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, क्या कोर्स करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे देश में बना हुआ है। लेटेस्टली न्यूज़ के अंदर रिसेंटली इसलिए आया है क्योंकि इसको बताया गया है कि यार ये बहुत अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मिटी लेकर आया है और आगे भी ला सकता है। मतलब इस स्कीम में ना, इस चीज़ में एक पोटेंशियल दिखता है सरकार को, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल दिखेगा उतना ही हम उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो नाम क्या है ऐसे असेसमेंट रेगुलेटर का, नाम है जी परख। परख नाम इसका रखा हुआ है। ठीक है जी, तो देखें कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। तो परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा ओवरऑल डेवलपमेंट। तो बच्चे की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोगों ने देखनी है, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना है, रिव्यू करना है,
एनालाइज करना है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, हर एक क्षेत्र में किस किस टाइप की बच्चे को नॉलेज है, ताकि उस बच्चे को हम आगे उसी फील्ड में डेवलप करें जहां वो बहुत अच्छा कर सकता है। अगर कोई साइंस में बहुत अच्छा है तो उसको साइंस की फील्ड के अंदर लेके जाए, कोई आर्ट्स कॉमर्स में अच्छा है तो उसको आर्ट्स कॉमर्स में लेकर जाए, ठीक है जी। तो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है ना, तो इस तरीके से हम लोगों को सर्वे टाइप सिस्टम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जो है वो शुरू किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, 2020 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी, ठीक है जी, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे कि कई सरकारी स्कूल भी स्मार्ट स्कूल्स बन चुके हैं और कई कई तो आंगनवाड़ियां भी, जैसे उत्तराखंड की आंगनवाड़ी हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर चल रही हैं, ठीक है जी। सो बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। ये सिर्फ बच्चों के ऊपर ही फोकस नहीं करती पॉलिसी कि बच्चों को हम लोगों ने ऐसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाना है, नया कोर्स लेके आना है, बेटा ये टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है, कि टीचर को ट्रेनिंग देनी है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश का टीचर और आता उसको खुद इंग्लिश पढ़ना ना हो, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे देश में देखे गए थे। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, तो क्या करना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, नॉर्म सेट करेगा, स्टैंडर्ड्स बनाएगा, गाइडलाइंस बनाएगा स्टूडेंट की असेसमेंट के लिए, इवैल्यूएशन करेगा किसके कितने नंबर आए हैं, कैसे सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा है। तो जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं हमारी कंट्री में, जितने भी बोर्ड्स हैं हमारी कंट्री में, उन सभी के लिए ये एक स्कीम जो है वो काम करने वाली है, ठीक है जी। अभी एक एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है ETS, आपने सुना होगा, क्योंकि जो बच्चे टॉफल का या फिर GRE का एग्जाम देते हैं ना, जो मतलब इंग्लिश से रिलेटेड होता है, तो इसमें तो होता है ना कि भाई फॉरेन लैंग्वेज के अंदर आप टीचिंग कर रहे हो, टीचर ऑफ इंग्लिश टीचिंग फॉर फॉरेन लैंग्वेज, ऐसा कुछ टॉफल होता है, और GRE का एग्जाम होता है बाहर जाके अगर आपने स्टडी करनी है फॉरेन में, ठीक है। तो इस संस्था को, इस सर्विस को जो है चूज किया है NCERT ने, यानी कि NCERT जिसकी किताबें पढ़ते थे ना आप लोग, बचपन में छपती थी किताबें, ठीक है, उसने जो है किसको चुना है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस को चुना है कि इस तरीके का रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने बना के देना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने याद किया, ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन NEGD, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 34th सीसो डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर विच स्कीम। क्या है भाई ये, जो हमारी ई गवर्नेंस डिवीजन है ना, देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, अपन हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने 34वें जो है सीसो डीप ड्राइव जो है परीक्षण कार्यक्रम किया है, आयोजित किया है, ठीक है। अभी ये क्या चीज़ है ना वो समझते हैं। देखो ये जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है ना, तो इसमें देखो ई शब्द आ गया ना, तो समझ लीजिए जहाँ पे ई शब्द आता है ना उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का मतलब क्या है, हमारा फ़ोन, हमारा कंप्यूटर, यही होता है, ठीक है जी। मतलब ऑनलाइन चीज़ों का ज़माना है, ठीक है। अभी गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नेंस होती है सरकार का काम करना, कार्यकारी जिसको हम बोल सकते हैं, वो गवर्नेंस होती है काम करना। तो अभी ये जो इनका ऑनलाइन सिस्टम है, इन्होंने 34th सीसो डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, किस स्कीम के अंडर, और स्कीम है इनकी साइबर सुरक्षित भारत। ये स्कीम भी बेटा आज की लॉन्च नहीं हुई है, पहले ही लॉन्च हुई पड़ी थी, ये 2018 में ये स्कीम आई थी, और अभी जो है उन्होंने उसकी 34th मीटिंग की है, ऑर्गेनाइज किया है, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने चलाया है, ठीक है जी। अब किसके लिए है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, साइबर मतलब आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और भारत हमारा सुरक्षित हो, यानी कि किसी भी तरीके का हम साइबर फ्रॉड के अंदर ना फंस जाएं, किसी भी तरीके के साइबर स्कैम के अंदर, साइबर की वजह से यानी कि इंटरनेट की वजह से किसी भी तरीके से हम लोग जो है किसी भी बुरी मुसीबत में ना फंसें। तो इसके लिए हमारे जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना वो चलाया जाता है। अब ये ट्रेनिंग दी किसको जाती है, ये दी जाती है जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी पर्सन्स होते हैं, IT ऑफिसर्स होते हैं, या जितने भी ऐसे लोग हैं जो IT का काम देख रहे हैं, या किसी भी तरीके का गवर्नमेंट काम जो कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है, बेटा उनको जो है ट्रेनिंग देनी है, ताकि वो लोग समझ सके कि कैसे कैसे साइबर क्राइम हो सकते हैं और उनसे हमें जूझना कैसे है, ठीक है जी। तो ये सारा न्यूज़ है। अब हम चलते हैं, इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 34th
नंबर का एडिशन इस बार हुआ है, तो ये याद रखना, ये तो हमने क्वेश्चन में देख लिया था, ठीक है जी। इससे हम क्या करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है जी। ये 2018 में शुरू हो गया था और बेटा इसकी नोडल एजेंसी जो है, यानी कि जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है ना, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। इनका एम क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अवेयरनेस फैलाना है साइबर क्राइम के विरुद्ध और ऐसी कैपेसिटीज को बिल्ड करना है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस निकाल के लाने हैं, किसके लिए, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए, सीसोज के लिए, ठीक है जी। और जितने भी फ्रंट लाइन IT ऑफिशियल्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के लोगों को ही हमने क्या करना है बेटा, अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है। और उनको सॉल्यूशंस देने हैं कि अगर कभी इस तरीके की समस्या आ गई तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये था हमारा इसके बारे में करंट अफेयर, और ये भी अच्छा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which state government has inked a contract to construct 3.38 kilometer ropeway from जानकी छत्ती इन खरसाली टू यमुनोत्री धाम। आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि उत्तराखंड में हमारे 4 धाम है, लोग 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो उसी यमुनोत्री धाम जो है, 4 धाम का जो हिस्सा है ना बेटा, अभी वहां पे जाने के लिए मान लीजिए ट्रेन या बस या सड़क का सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इतने से रास्ते को, ये बहुत कम रास्ता है, ठीक है, इतने से रास्ते को जैसे आप देख पा रहे हो 3.38 किलोमीटर का ही रास्ता है, इससे ज्यादा ये है नहीं, ठीक है। सड़की रास्ता लगा लो, चलो 5 लगा लो, ठीक है। तो इतने से रास्ते को कवर करने के लिए ना बेटा 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, क्योंकि आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो बेटा एरिया ही ऐसा है ना कि आप पहाड़ियों के अंदर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रैफिक जैम भी हो जाता है, हम फंसे भी रहते हैं जैम में। तो थोड़ा सा रास्ता है, उसके लिए भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, यमुनोत्री धाम जाने के लिए ना एक रोप वे लगा दिया गया। और रोप वे आपने देखा होगा, जैसे कि आप लोग नैना देवी वगैरह जाते हैं, चिंतपूर्णी वगैरह जाते हैं, मनसा देवी जाते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है ना बेटा, पहाड़ी से पहाड़ी ना एक तार डाल दी जाती है और उसके अंदर कैबिन से ऐसे बने होते हैं, इसमें 4-5 लोग ही एक बार में बैठ पाते हैं, ठीक है। तो ये आप उड़न खटोला कह सकते हो इसको सिंपल भाषा में, है ना, उड़न खटोला टाइप होता है। ये जाता है और जाके आपको डेस्टिनेशन के ऊपर जो है पहुंचा देगा। तो 2-3 घंटे का जो टाइम है वो 20 मिनट में भी कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इतना बढ़िया सिस्टम है रोपवे का। तो वही रोपवे जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा रही है। और यमुनोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में। तो आंसर भी हमारा क्या ही बनेगा बेटा, उत्तराखंड ही बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया कि यमुनोत्री 4 धाम का हिस्सा है और बाकी के धाम भी हमने लिखे हुए हैं। इस रोपवे की वजह से टाइम काफ़ी 20 मिनट का ही रह जाएगा, पहले 2 से 3 घंटे लग जाते थे। टोटल कॉस्ट इसकी लगेगी 166.82 करोड़ रुपए। और हाइट कितनी है भाई, 10,797 फीट ऊंचा है ये, ठीक है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 11,000 याद रख लेना, ठीक है। यमुनोत्री जो है वो सोर्स है यमुना रिवर का गढ़वाल रीजन में, और कितनी ऊंचाई पे है ये, 3291 मीटर्स की ऊंचाई पे उत्तरकाशी के अंदर पड़ता है, ठीक है जी। तो यमुना वहीं से निकलती है। तो जिस तरीके से गंगा एक पवित्र नदी मानी जाती है, यमुना भी पवित्र नदी मानी जाती है। लोग अपने पाप धोने के लिए यमुना के अंदर भी जो है वो डुबकी लगाते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे काफ़ी सारे प्लेन एरियाज़ के अंदर यमुना को बहुत ज़्यादा गंदा करके रखा जाता है, ठीक है जी। चलिए, सो यमुनोत्री टेम्पल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मंदिर है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, धाम है तो वहाँ पे कोई मंदिर है, मंदिर के अंदर पूजा करने जा रहे हैं, है ना। इसको तेजरी नरेश सुदर्शन शाह ने बनवाया था 1839 के अंदर। लेकिन फिर यहाँ पे अभी उत्तराखंड का एरिया ऐसा है कि भूकंप आ जाते हैं, फिर यहाँ पे एक बार अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से ये टूट गया, टूट फूट हो गई। और फिर लेटर ऑन महाराजा ऑफ जयपुर जो थे, उनका नाम था गुलराज, इन्होंने जो है 19वीं शताब्दी में इस टेम्पल को दोबारा से बना के दिया। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस याद रखने हैं आपने, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये याद रखना है, ठीक है। और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यमुनोत्री धाम, 4 धाम याद रखना है, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड अ 13-year-old बुद्धिस्ट स्तूप इन विच स्टेट। किस स्टेट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, अभी देखो ASI क्या होता है, आर्कियो शब्द जहां पे मिल जाता है ना आपको, आर्क शब्द का मतलब ही क्या होता है, या तो आप रूल कर रहे हैं या फिर कोई चीज जो है वो पुरानी है, ठीक है।
तो रूल भी पुराने ही ज़माने में चलते थे, आजकल तो नहीं चलते हैं। तो ओल्ड कोई भी चीज़ होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो पुरातत्व विभाग को हम जो है वो क्या कहते हैं, जैसे यहाँ देखिए लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है जी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसने 1300 साल पुराना एक बुद्धिस्ट स्तूप ढूंढ के दिया है, निकाला है, ठीक है जी। और कहाँ पे निकाला है, ये सवाल पूछा है। तो सवाल का जवाब हम देते हैं, लेकिन एक बात करें कि बुद्धिस्ट स्तूप आखिर होते क्या हैं। बेटा जब भगवान बुद्ध इस दुनिया के अंदर आए थे और उन्होंने सबको बुद्ध धर्म का प्रचार करके दिया, तो उनके जाने के बाद कई राजे महाराजाओं ने बुद्ध धर्म को जो है प्रमोट किया। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बुद्धिस्ट 4 काउंसिल्स हुए थे, है ना। तो जहाँ जहाँ काउंसिल्स हुए थे, जिन जिन राजाओं ने वो काउंसिल्स करवाए थे, हमने तो क्लास में ट्रिक के साथ भी याद किया हुआ ना बेटा उसको, तो उसको रिवाइज करना है आप सबने, ठीक है। और जो हमारे बुद्धिस्ट स्तूप होते हैं ये आर्किटेक्चर में आते हैं। और हमने क्लास में क्या पढ़ा था कि बुद्धिस्ट स्तूप क्या होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं, मान लीजिए ऐसा डॉम लाइक एक स्ट्रक्चर बना देते हैं और इसके नीचे जो है वो क्या रखा जाता है, भगवान बुद्ध से या उनके जितने भी मंक थे उनसे संबंधित कोई भी चीज़ें रह जाती हैं। मान लीजिए भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई, ठीक है, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो भी बिलोंगिंग्स थे, जैसे मान लीजिए उनके हाथ में कमंडलू रहता था, कमल का फूल रहता था, या कोई भी चीज़ उनके पास जो रहती थी, उनकी माला रहती थी, उनके वस्त्र रहते थे, तो वो सब बेटा यहाँ पे प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। तो इसे स्तूप कहते हैं, जहाँ पे बुद्धा या बुद्धा के जितने भी मंक होते हैं, साधु साध्वियाँ होती हैं, उनके कुछ ना कुछ अवशेष जो हैं, जो चीज़ें बच जाती हैं, उनके बिलोंगिंग्स जो बच जाते हैं, उनको रखा जाता है, तो उसे हम स्तूप कहते हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे स्तूप हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि सांची स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्तूप है हमारे इंडिया का, है ना। तो सवाल है कि भाई कहाँ पे मिला है जी, ओडिशा के अंदर मिला है। तो ये देख लीजिए, आपको ये स्तूप जो है इनको रिकवर हुआ है, ये मिला है। तो इस तरीके से स्तूप होता है, डॉम लाइक होता है। अब इसके अंदर जो है वो सामान रखा हुआ होगा कोई ना कोई, ठीक है जी। और सामान से ही पता लगेगा ना बेटा कि बुद्धिस्ट स्तूप है या नहीं, ठीक है जी। और 4.5 मीटर टॉल है, 7वीं या 8वीं सेंचुरी में ये बन गया था, उस समय जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब उन ज़मानों में बेटा प्रॉपरली हमारे पास टाइमिंग नहीं होती थी कि कैसे पता करें कि ये कब बना था कब नहीं बना था। तो रेडियो कार्बन डेटिंग की हेल्प से ही हम पुरानी चीज़ों की उम्र को पता करते हैं, ठीक है जी। तो क्लास में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी पुरानी चीज़ को अगर हमें पता करना होता है कि उसकी उम्र क्या है, तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग नाम का कंसेप्ट लगाते हैं, जिसके अंदर हम कार्बन के 14 नंबर आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस आइसोटोप का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, पुरानी चट्टानें, पत्थर, इमारतें या कोई भी चीज़ होती है उसकी उम्र को पता करते हैं, एज को पता करते हैं। अदरवाइज बेटा उन ज़मानों के अंदर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना ऐसे घड़ी वड़ी का कि जो हम अपना टाइम वाइम पता कर सकें, ठीक है जी। नाउ डिस्कवर ये हुआ है प्रभाड़ी साइट ऑफ ओडिशा के अंदर, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा एग्जैक्ट लोकेशन याद रख लेना, वैसे आपको बेसिकली स्टेट ही पूछा जाएगा पेपर में। तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बेटा, यूथ 20 इंडिया समिट जो है वो किस यूनिवर्सिटी के अंदर होस्ट किया गया है, ठीक है जी। तो हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है जी। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि G20 प्रेसिडेंसी इस समय इंडिया के पास है, तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ सोल्यूशंस लाने के लिए काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मीटिंग किया जिसका नाम रखा यूथ 20 समिट, ठीक है। अब ये कहाँ पे इकट्ठे हुए और कहाँ पर किया, ये किया महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। ये गुजरात में है बेटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो गुजरात के अंदर ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे सब इकट्ठा हुए और इन सब ने क्या किया, एक समिट किया, ठीक है जी। तो समिट का नाम याद रखना है और कहाँ पे है, गुजरात में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 600 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 62 कंट्रीज से आए हैं लोग, अलग अलग कंट्रीज से पार्टिसिपेट करने आए हैं। इनॉग्रेट तो ऑब्वियसली अभी गुजरात की बात करें तो भूपेंद्र पटेल ही इनॉग्रेट करेंगे क्योंकि वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो हमारी यूनियन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो याद रखना बेटा यूथ 20 जो है
उसके अंदर हम क्लाइमेट चेंज को लेके डिस्कशन करने वाले हैं और क्लाइमेट चेंज के अंदर सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं और उनके पास कोई इनोवेटिव दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो बेटा उनके आइडियाज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है जी, तो बहुत अच्छा सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये MOS को कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है एक फेलोशिप स्कीम इंडियन डियास्पोरा के लिए जो कि अब्रॉड में रहते हैं। ठीक है जी, अभी डियास्पोरा क्या होता है बेटा, जो बाहर रहते हैं लोग, हमारे देश के बाहर रहकर चाहे स्टडी कर रहे हैं चाहे काम कर रहे हैं, अब उनके लिए एक फेलोशिप स्कीम लेकर आए हैं। फेलोशिप स्कीम का मतलब क्या होता है कि आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आप लोग JRF पढ़ते होगे ना, तो JRF वगैरह क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलो, जैसे हमारे इंडिया के अंदर उनको रिसर्च के लिए दिया जाता है, स्टाइपेंड भी मिलता है। ठीक है, तो अभी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो भी इंडियंस हमारे हैं उनके लिए जो है हमने ये फेलोशिप प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस भी अच्छे होंगे और बच्चे को रिसर्च करने के लिए एक ओपन एनवायरनमेंट भी मिलेगा। ठीक है जी, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन देखो, जैसे PhD वगैरह तो होनी चाहिए। ठीक है, PhD MPhil वगैरह ये सब तो आपने किया होना चाहिए, तो हायर एजुकेशन होनी चाहिए, फिर ही आप फेलोशिप में जा सकते हो ना, फिर ही आप रिसर्च कर सकते हो। सिर्फ ग्रेजुएशन से तो रिसर्च नहीं होता ना बेटा। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा है स्कीम का, इसका नाम रखा गया है वैभव। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनका एम क्या है, रिसर्च इकोसिस्टम हमने इम्प्रूव करना है इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक और रिसर्च जो है हमने देनी है, बच्चों को फैसिलिटेट करना है उनको, और दो देशों के बीच में जो है बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वर्ल्ड के, उनके बीच में कोलैबोरेशन भी हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है जी, तो एक तरह से अच्छे रिलेशंस मेंटेन होने के साथ साथ बच्चों का भी जो रिसर्च करना चाहते हैं उनको भी एक ओपन एनवायरनमेंट इकोसिस्टम हम दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये भी अच्छा न्यूज़ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू वर्क इन द एरियाज ऑफ डीप टेक स्टार्टअप। ठीक है जी, तो डीप टेक स्टार्टअप के अंदर काम करने के लिए मतलब क्या होता है कि कोई भी बहुत ही गहराई के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ है ना हमारी, और उन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो नए नए बिजनेसेस, स्टार्टअप क्या होता है, नए नए बिजनेसेस, उसके साथ हम जो है काम करना चाहते हैं और वर्क एरिया उनका क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसा हमने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है, लिथुआनिया के साथ। ठीक है जी, और ये भी क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि एग्रीमेंट तो पहले से ही हुआ पड़ा है, 2010 से हुआ पड़ा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ चेंजेस हम लोगों ने रिकमेंड किया था, तो उनका जो है वो फिर अभी रिप्लाई आया, तो उसके बाद क्या हुआ है, ये अग्रीमेंट जो है वो टोटली अभी इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है जी, तो देखिए हम लोग कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इंडिया और लिथुआनिया जो है वो डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए और सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए काम करने में तैयार हो चुके हैं, राजी हो चुके हैं। तो अच्छा सवाल है। और सेमीकंडक्टर चिप बेटा कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स में। ठीक है जी, तो कंप्यूटर के अंदर जो वो होती है ना प्रोसेसर जिसे हम कहते हैं, वो इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं। ठीक है, और आईसी चिप्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में कहाँ डेवलप होती है बेटा, बेंगलुरु में। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर सवाल भी पूछा था कि बेंगलुरु को हम क्या निकनेम देते हैं, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है ना। और उस समय मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्यों कहा जाता है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, तो ये जो सवाल है इसका जवाब यही है कि जो हमारा सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिलिकॉन जो है वो एक तरीके का बेटा मेटलॉइड है, जिसको हम, मेटलॉइड क्या होता है, जिसको हम मेटल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन मेटल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने के लिए मेटलॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। और सिलिकॉन जो है ये तो, इसको तो हीट और टेम्परेचर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जितने भी सोलर पैनल होते हैं जो सारा दिन इतनी धूप बर्दाश्त करते हैं लेकिन फिर भी खराब नहीं होते ना, उसमें सिलिकॉन ही होता है। कंप्यूटर्स जो कि आप 15-20 दिन भी चला के छोड़ दो और उसको बिल्कुल भी शट डाउन ना करो, सालों साल खराब नहीं होते हैं, किसकी वजह से जी, सेमीकंडक्टर्स की वजह से। ठीक है जी, तो सिलिकॉन जो है वो स्पेशली इसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये अग्रीमेंट जैसे है रिवाइव हुआ है 2010 का, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि 2010 में साइन हुआ था, उसको रिवाइव किया गया था। कुछ मॉडिफिकेशंस हम लोगों ने जो है वो बताई थी, लेकिन उस टाइम कभी कोई जवाब ही नहीं आया लिथुआनियंस का, तो अब जो है उनका जवाब आया, तो फाइनली जो है हमने ये अग्रीमेंट साइन कर लिया है। ठीक है जी, तो अच्छा सवाल था ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज शीन्यू मैत्री, एक्सरसाइज का नाम है शीन्यू मैत्री जो है
वो किस किस कंट्रीज के बीच में हुई है। तो बेटा ये कंट्री इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज हुई है। याद है कुछ दिन पहले हमने डेजर्ट गार्जियन, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था। तो वो एक्सरसाइज जब हो रही थी ना, तो उसी के साइडलाइंस के ऊपर ये एक्सरसाइज भी जो है वो कंडक्ट हो गई है। ठीक है जी, तो देख सकते हैं आप इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है, इन्होंने 1 और 2 मार्च को 2023 के अंदर ये एक्सरसाइज की है। ऑन द साइडलाइंस ऑफ इंडो जापान जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 13 फरवरी से 2 मार्च तक जो है वो जापान के अंदर हुआ है। तो हमने करंट अफेयर में धर्म गार्डियन को डिस्कस किया था, उसको रिवाइज कीजिए बेटा। ठीक है जी, और उसी के टाइम पे ही, उसी के साइड पे ही क्या हो गई जी, एक और एक्सरसाइज होगी जिसका नाम है शिन्यू मैत्री। ठीक है जी, और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, वही फाइटर्स इस्तेमाल किए हैं बेटा, C-17 ग्लोब मास्टर। ठीक है जी, इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है, वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? किस डेट को हम सी ग्रास डे सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है जी, तो सी ग्रास पहले क्या होता है ना, पहले तो आप ये समझो कि सी ग्रास होता क्या है। देखो, सी ग्रास मरीन इकोसिस्टम है हमारे अर्थ पे, जो कम से कम 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले हुए हैं और 159 कंट्रीज के अंदर ये आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ज़मीन पे घास देखते हो ना, उसी तरीके से समुद्रों के अंदर जो है वो जो घास वगैरह होती हैं, वनस्पति होती है, उसको हम सी ग्रास कहते हैं। सी ग्रास का इस्तेमाल बहुत जगह पे है बेटा, कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए, मेडिसिन के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए इनका बड़ा यूज़ होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा समुद्री जीवों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 1 मार्च को हम वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेट करेंगे, और इसका जो है थीम क्या रखा है, हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट। जितना हेल्दी सी ग्रास रहेगा उतना ही हेल्दी प्लैनेट रहेगा, क्योंकि बेटा ये जो है ना, ये ब्लू फॉरेस्ट है। पानी को हम ब्लू कहते हैं ना, कि पानी जो है समुद्रों का पानी नीले रंग का होता है। कल की क्लास में हमने किया था ना कि क्यों नीला होता है, रमन स्कैटरिंग इफेक्ट हम लोगों ने देखा था। ठीक है जी, तो ब्लू फॉरेस्ट भी कहा जाता है इनको। और सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिट है बेटा, कि ये फूड और शेल्टर देती हैं बहुत सारी फिशेस को, सी हॉर्सेस को, टर्टल्स को, और बहुत सारे मरीन एनिमल्स को, जो कि पानी के जीव हैं। ठीक है जी, और लार्जेस्ट फिशरीज वर्ल्ड की जो है इन्हीं एरियाज़ के अंदर रहती हैं। और अगर फिशरी अच्छी रहेंगी तो बेटा जितनी भी कंट्रीज़ फिश के ऊपर डिपेंड करती है अपने खाने पीने के लिए, उनको भी बेनिफिट होगा। ठीक है जी, तो सी ग्रास हमने अच्छे से अच्छा उगाना है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज।